कि मदरसों में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताते हुए यूपी सरकार को बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए नई पॉलिसी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के चलते मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद हो जाएगी। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने रखा अपना पक्ष। केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। भूटान में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, भूटान और भारत के लक्ष्य एक, भारत हमेशा भूटान के साथ खड़ा रहेगा। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सोरेन ने बजट सत्र में रहने की मांगी है इजाजत। कल यूपी की लोकसभा सीटों पर चर्चा करेगी बीजेपी। कई प्रत्याशियों का ऐलान संभव। सांपों के जहर सप्लाई मामले में अलवेश यादव को राहत। सूरजपुर कोर्ट से मिली जमानत। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को कामयाबी। करीब 11 करोड़ की विदेशी मुद्रा, सोना और हीरे बरामद। मुंबई में गोदान एक्सप्रेस में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। घटना में कोई हताहत नहीं। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी में नहीं होगा गठबंधन। सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के साथ हो रही बारिश। पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। तो चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले 13,000 मदरसे अवैध करार दिए गए। अब यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा को भी बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। याचिकाकर्ता अंशुमान सिंह राठौड़ ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उनकी शक्तियों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बता दिया। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की आगे की शिक्षा के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। सरकारी मद से भुगतान किया जा सकता है कि नहीं, इस संबंध में कई याचिकाएं हुई। लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में। तो वहाँ पे कई विषयों पे चल रहा था अनंत। तो सबको एक साथ इकट्ठा करके हमने एक याचिका की कि ये जो एक्ट बना हुआ है मदरसा एक्ट 2004, ये सेक्युलरिज्म के अपोजिट है। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 21 और 21A का वायलेशन हो रहा है। इससे पहले एक सर्वे में सामने आया था कि यूपी के मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहीं 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलाए जा रहे हैं। एसआईटी ने जांच के बाद सूबे के 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की थी। इन मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग मिल रही थी। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाला अनुदान बंद हो जाएगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। लेकिन आज वो सवाल जो हम चर्चा में उठाने जा रहे हैं, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो सवाल हैं जो कि आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। क्या मदरसों में हो रहा है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन? सवाल ये कि क्या मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद हो जाएगी अब आने वाले वक्त में? ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मदरसों में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन किसके इशारे पर किया जा रहा है? और सवाल ये कि क्या मदरसों में पढ़ाया जाता है कट्टरता का पाठ, जिसका जिक्र इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मोहसिन रजा जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहसिन रजा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश सामने आया है, जो फैसला दिया गया है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि आरोप आप लोगों की पार्टी पर यह लगता है कि आप लोग एक धर्म विशेष को, मदरसों को खासतौर पर टारगेट करते हैं हर बार। देखिए, ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय का है और सरकार हमेशा कोई भी हो वो न्यायालय के सम्मान में, उनके अनुपालन में काम करती है। अब इस समय जो भी फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय का, उस फैसले का जो भी हम लोगों को आदेश होगा सरकार को, हम उसके अनुपालन में काम करेंगे। अब आगे अभी पूरा ऑर्डर तो देखा नहीं है, लेकिन यहाँ जो चीज पता है, वो जो बात पे आप डिबेट कर रही हैं, जितनी जानकारी हमें है वो ये है कि जो पिटीशन डाली गई थी मदरसों के खिलाफ, उसमें ये कहा गया था कि ये माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं केंद्र सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के, वो फंड्स एक विशेष समुदाय के लिए खर्च किया जा रहा है, ना कि सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इनको भी नहीं दिया जा रहा है। और खाली अनुदान जो है वो मदरसों को दिया जा रहा है जहां पर रिलीजियस पढ़ाई हो रही है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। और सरकार की प्राथमिकता है, बार बार हम लोग जब से आए, आदरणीय योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तो हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है, एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू करी है। तभी लोगों ने एतराज किए कि साहब वो मदरसों के पीछे क्यों पड़े? मदरसों के पीछे नहीं पड़े हैं, हम आपके पीछे पड़े हैं क्योंकि आप अपने समाज के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने देना चाहते। वो डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बने, इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो मेन स्ट्रीम में जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप या एक हाथ में कंप्यूटर, वो कैसे मिलेगा जब वो सामाजिक शिक्षा लेंगे, मॉडर्न एजुकेशन लेंगे? दीनी तालीम तो हम घर पे भी दे लेते हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कभी मदरसे नहीं गया, मेरा कोई बच्चा कभी मदरसे नहीं गया है, लेकिन दीनी तालीम भी उसे पता है, सामाजिक शिक्षा भी उसने ली है, मॉडर्न एजुकेशन भी ली है। तो ये अपने आप में कहना कि साहब मदरसों, हम मुस्लिम समाज के बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं और हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। हम इसलिए स्वागत करते हैं कि खाली धार्मिक शिक्षा से हमारे समाज के बच्चे कभी भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकते। ये गलतफहमी है हमारी। मेजर आशीष, धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, ये तो अब हाईकोर्ट ने भी मान लिया है। और मोहसिन रजा जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं ना कि एक वर्ग विशेष को सिर्फ एक ही दीनी तालीम क्यों दी जाए, वो तो घर बैठकर भी ले सकता है ना। मदरसे होते हैं जहां पर हर तरीके की शिक्षा छात्रों को मिल सके। जी बिल्कुल, अभी दो बातें सामने आई। एक, मोहसिन रजा जी ने कहा कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है और कोर्ट ने ये माना है कि कई मदरसे ऐसे भी हैं जहाँ धार्मिक शिक्षा के अलावा कुछ और शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे कि कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा मिल रहा है। अब मैं तो कभी किसी मदरसे में गया नहीं हूँ, इसलिए मेरी जानकारी उतनी नहीं है। मोहसिन रजा साहब बेहतर बता पाएंगे, जो कोर्ट ने कहा है वो सही है या नहीं वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि वो कभी ना कभी उनका ताल्लुक मदरसों से ज़रूर रहा होगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि राइट टू एजुकेशन जो कांग्रेस की सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी थी, यानी शिक्षा का अधिकार, हर एक नागरिक, हर एक बच्चे को इस देश में जो जन्मा है उसे एक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े, अच्छी तालीम हासिल करे। जब एक बच्चा अच्छी तालीम हासिल करेगा तभी हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। सही एग्जांपल उन्होंने दिया कि मदरसों को भी मॉडर्नाइज करने का काम हमारी सरकार ने किया है। नहीं, उन्होंने कहा तो है, अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो बेहतर बता पाएंगे। मेरी उस पर उतनी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ है। आगे ऐसा और भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो हमारे स्कूल हैं, क्या आज उनमें उतने शिक्षक हैं जिन स्कूलों की हम बात कर रहे हैं? हमारी जानकारी के मुताबिक अभी हज़ारों वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। तो जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं उनमें ही शिक्षक नहीं है तो शिक्षा दी कैसे जाएगी? कहीं ना कहीं ये भी विचार करने की चीज़ है कि जहाँ स्कूल है उनमें जब शिक्षक ही नहीं है तो जब आप शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा दी कैसे जाएगी? तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी जो है गौर करना ज़रूरी है।
ठीक है, आपके सवाल का जवाब आगे मैं मोहसिन रजा जी से लूंगी कि क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि बुनियादी शिक्षा से भी छात्रों को जोड़ा जाए, लेकिन वो कैसे हकीकत में तब्दील हो पाएगा। लेकिन उससे पहले शोएब सिद्दीकी, आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि दीनी तालीम सिर्फ देना मदरसों का मकसद ये तो नहीं होना चाहिए ना। और इससे पहले जो सर्वे भी करवाया गया उसमें भी बहुत तरीके की बातें सामने आई है कि किस तरीके से धार्मिक शिक्षा की आड़ में क्या काम वहां पर हो रहा है। कि मैडम, सबसे पहले मैं मुल्क के वज़ीर आज़म और सभी रियासत के वज़ीर आला को रमज़ान शरीफ की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि मुल्क में अमन कायम रहेगा। अब जहां तक आपने सवाल बात करी है, तो आप देखिए जिस तरह हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो उनके मद्देनज़र एक टारगेट पर मदरसे को लिया गया है। अब आप देखिए जिस तरह की फंडिंग की बात जहां तक आ रही है, जैसे हाई कोर्ट ने एक बात कही जो सामने नज़र आ रही है कि जो पैसा कहां से आता है इस पर नज़र रखी जाती है, तो इस पर नज़र मुख्यमंत्री पहले रखे हुए थे। तो ये जो चंदे जो आते हैं तो इस चंदों से चलता है। और फंडिंग की जहां तक बात है तो जाहिर सी बात फंडिंग पे बड़ी बड़ी नज़रें गवर्नमेंट की लगी हुई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन जहां तक आप ये की बात कर रहे हैं कि देखिए मदरसों में उन बच्चों का क्या होगा, अगर आप गौर करिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे स्टेटों से आगे पढ़ रहे हैं, तो उनको एक टारगेट ना बनाया जाए। और ये जो पढ़ाई चल रही है इसके पीछे उनका मकसद क्या है, आप देखिए जांचें बहुत हुई मदरसे की, करीब साल 1.5 साल से जांचें चल रही हैं, मानक वाली बात भी चल रही है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से भी कि इस पर नज़र रखिए। और मदरसों को जिस तरह आपने भी बताया कि 13,000 लमसम 15,000 मदरसे जो इस तरह के चल रहे थे उस पर नज़र रखी गई थी। आप देखिए ये जो आपने कहा कि पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जैसे हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर आया है, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है इसको मैं सर आंखों रखूंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने जो एक बात कही है कि मदरसे में सिर्फ एक धार्मिक बात पढ़ाई जाती है, तो ऐसा नहीं, हर धर्म के लोग हैं, अपने धर्म में वही बातें पढ़ाते हैं। लेकिन आप देखिए तकरीबन मदरसों में, मैक्सिमम मदरसों में इंग्लिश उर्दू सब पढ़ाई जा रही है और लड़के इंजीनियर डॉक्टर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे, बीजेपी की तरफ से ही बने थे, वो मदरसे ही से पढ़े हुए थे। तो इस तरह एक टारगेट बना लिया जाए और मदरसों में जांच हो रही, जाहिर सी बात जांच के सर आंखों पे मामला रखा जाएगा। लेकिन जो हाईकोर्ट ने एक रिट वो फैसला लिया है कि इनकी मदद को रोक दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में, मैं इसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मद्देनजर रखेगा कि बच्चों का ख्याल रखते हुए फिलहाल इसको बहाल करेगा कि पैसे जो रोके जाए वो ना रोके जाए, मदरसों को दिया जाए। जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं अगर सरकारी फंडिंग रुक जाएगी तो छात्र पढ़ेंगे कैसे? फिर वहां तो गरीब छात्र भी आते हैं ना। और वो कह रहे हैं कि जांच में सहयोग करने के लिए मदरसे तो तैयार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी बातों को लेकर पिछले 2017 से लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं और मदरसों से बाकायदा सारी चीजों की जानकारी मांगी गई। हम जब मिनिस्टर थे तब भी हमने मांगी, आज भी मांगी जाती है। मदरसा पोर्टल है, मानव संपदा पोर्टल है, ये कोई जानकारी नहीं, रजिस्ट्रेशन तक तो ये कराते नहीं मदरसों का, डर के मारे। क्योंकि ये जो पैसा लेते हैं, ये पैसा चंदा जो वो कह रहे हैं, अरे भाई चंदे की भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हम ये मना नहीं कर रहे हैं ना लीजिए आप, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं होगी। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, वहां बच्चे जाते हैं, कोई हादसा होगा और आप क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, क्या सरकार को आप बताएंगे नहीं? जवाबदेही नहीं होगी आपकी। और आज जिस बात को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और लेने के बाद जो निर्णय लिया है, हमारे पास में कायाकल्प के तहत 1,25,000 से ज्यादा स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, और हर जनपद में, हर कहना चाहिए मंडल पे हमारे पास स्कूलों की कोई कमी नहीं है। ये बच्चे वहां जाकर सामाजिक शिक्षा ले सकते हैं, मॉडर्न एजुकेशन ले सकते हैं और दीनी तालीम को घर में दे सकते हैं। मोहसिन जी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूं बीच में, क्योंकि मेजर आशीष ने जो सवाल किया आपसे, वो सवाल भी मैं इसी में जोड़ देती हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि और जो स्कूल है वहां की हालत कैसी है वो सबको पता है। मेन स्ट्रीम में जो स्कूल है वहां पर जाकर देखिए ना व्यवस्थाएं, वो कह रहे हैं। पूरी बात आपकी आवाज कट गई। मोहसिन जी आवाज आ रही है आपको? आ रही, बोलिए। मोहसिन जी, मेजर आशीष तो यही सवाल उठा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई आप मदरसों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में अगर बुनियादी ढांचे में आप बदलाव करना चाहते हैं तो जो असल में स्कूल चल रहा है वहां पर भी तो व्यवस्थाएं बेहतर कीजिए ना। वहां की हालत क्या है? देखिए, सब जगह जो मेजर साहब, चूंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने नहीं देखा है, हमने 5 साल लगातार मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया, कंप्यूटरीकरण किया वहां पर। और एक बात बड़ी अच्छी, एक बात उन्होंने कही कि यहां पर शिक्षकों की कमी है। आप ये बताइए, अनुदान कभी रुका नहीं,
560 मदरसे हमारे उत्तर प्रदेश के अनुदान पिछले 20 साल से ले रहे थे और तनख्वाहें सबकी ली जा रही थी, किस कोटे में ली जा रही थी, ये तनख्वाहें कहां जा रही थी ये नहीं पता, लेकिन टीचर के बारे में बता दिया गया कि टीचर नहीं। अरे 9000 टीचर काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो आखिर ये कौन लोग थे, टीचर थे भी कि नहीं थे, ये भी एक जांच का विषय आएगा। क्योंकि अब ये अगर एक ये पहलू आया है तो ये पहलू भी आएगा कि वो जो टीचर्स थे जिनको मानव संपदा पोर्टल पर आना था वो क्यों नहीं आए, उनकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, वो कितना शिक्षित हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, कितना जानकार हैं, तो ये चीज तो नहीं आपने अपलोड करी हमारे साथ। तो इसके बारे में भी एक जांच बैठा ली जाए कि साहब आपने पैसा तो उन बच्चों के नाम पर लिया, उन बच्चों के भविष्य से आपने खिलवाड़ क्यों किया, ये पैसा गया कहां? केंद्र सरकार से भी पैसा आता था, उत्तर प्रदेश सरकार से भी पैसा आता था और बाकायदा सारे मदरसे के प्रबंधकों को पैसा दिया गया और अनुदानित मदरसे 20 साल से। ये सब देखिए, थोड़ा सा सख्त बात मैं कहूंगा तो बुरी लगेगी, ये सिर्फ एक किसी को प्रलोभन देने के लिए या मदद पहुंचाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग करते थे, ये उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से हमारे समाज के बच्चों का जो कल्याण हुआ था वो नहीं हुआ। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम बेहतरी की बात सोचते हैं, लेकिन आप लोग उसमें रोड़ा अटकाते हैं। कहां से रोड़ा अटका है भाई? देखिए, हमारे तो जब मैं शिक्षा की बात करता हूं तो मुझे याद है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने करीब 55,000 जो है शिक्षा मित्रों को जो है नियुक्तियां दी थी, क्योंकि सरकारी टीचरों में स्कूलों की कमी थी। वो कमी आज भी है। आपने उन 55,000 लोगों को हटा दिया, कारण चाहे जो भी रहा हो, आपने हटा दिया। तो जब इतने शिक्षक कम हो गए, जो भर्तियां आज भी नहीं भरी गई, तो अगर 55,000 जो वैकेंसीज थी वो आज भी नहीं भरी गई, उसके अलावा और भी नहीं भरी गई, तो मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम 1 लाख टीचरों की कमी तो सीधे सीधे स्पष्ट हो गई, तो वो आज तक फुलफिल नहीं हुई। तो जब सरकारी स्कूलों में आज इतने हजारों टीचरों की कमी है, तो जो वहां पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे मिलेगी, जब आपने तो नियुक्तियां की नहीं है? ये तो सबको पता है कि नियुक्तियां नहीं हुई। आप ये तो नहीं कहेंगे कि आप नियुक्तियां की हैं, नहीं हुई। तो जब नहीं हुई तो शिक्षा, स्कूल होने से थोड़ी चलेगा, स्कूल में शिक्षक भी होना चाहिए, तभी तो शिक्षा होगी। वो कह रहे हैं स्कूल खोलने से, स्कूल होने से थोड़ी ना चलेगा, शिक्षक ही तो पढ़ाएंगे वहां बच्चों को, नियुक्तियां तो आप लोगों ने की नहीं है। अब जाहिर सी बात है, मेजर साहब जो सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछना नहीं चाहता, मेजर साहब ये सारा जिन बातों को आप उठा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उनके साथ जो धोखा किया गया था, ये उस धोखे के मारे हुए बेचारे शिक्षक घूम रहे हैं, उनके साथ उनको जो गुमराह किया गया था। आज हमारी सरकार तो लगातार उनके लिए काम कर रही है, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हमने शिक्षकों के लिए बहुत काम किया, हमने शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया है। 7 सालों में आदरणीय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, आपके पास तो 3-3, 4-4 बार सरकार रही है भाई, 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के रहे, आपको करना चाहिए था ना। ये सवाल हमसे करने से पहले ये तो सोचना चाहिए था। हमने तो 7 वर्षों में कायाकल्प किया है एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में। हमने स्कूलों को इतना मॉडर्न कर दिया है, जो प्राइमरी स्कूल थे, जो बेसिक स्कूल्स हैं, आप जाकर देखिए, आज हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। और बात हो रही है यहाँ मदरसों की, मदरसों से इधर उधर मत ले जाइए। मदरसे को आपने किस बुनियाद पर रखा हुआ था कि एक मुसलमानों को उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए कि मदरसा एक धार्मिक संस्था बना दी गई, उनकी शिक्षा उनको नहीं दी गई, बल्कि उनको यह बता दिया गया कि तुम्हें सिर्फ बचपन से धार्मिक शिक्षा लेनी है। अरे धार्मिक शिक्षा भाई, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मेरे माँ बाप रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मेरे बच्चे नमाज पढ़ते रोजा रखते हैं, सभी मुसलमान नमाज पढ़ते रोजा रखते हैं, तो धार्मिक शिक्षा तो हमें घर में मिल जाती है। लेकिन हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, जैसे मेजर बनाने के लिए, आप मेजर बने हैं तो मेजर बनाने के लिए हमें मॉडर्न एजुकेशन देना पड़ेगी बच्चों को, हमें उनको अच्छे स्कूलों में ले जाना पड़ेगा। मदरसे से मेजर नहीं बन के निकलेगा कोई हमारे यहाँ। मेजर आशीष जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि मेजर ऐसे थोड़ी ना बन जाएंगे आपकी तरह, उसके लिए भी तो मॉडर्नाइज होना पड़ेगा ना। आ रही है शोएब सिद्दीकी आपके पास इसके बाद। अभी इन्होंने जिक्र किया, मैं समझता हूँ ये लखनऊ में रहते होंगे। लखनऊ में एक इको गार्डन है, जहां जिन शिक्षकों की बात कर रहे हैं वो बेचारे महीनों से वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद मोहसिन रजा साहब को समय नहीं मिला होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो समय निकाल करके अपने, वो बार बार कह रहे हैं कि मदरसों पर रहिए ना, प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। जिनको ये नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और हमने देखा कि उनके ऊपर किस बर्बरता से भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। 8 बार आपकी जो है जो भर्ती की प्रक्रिया है वो फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि पेपर लीक हो चुके हैं। तो जब आप नियुक्ति ही नहीं देंगे
तो शिक्षक कहाँ से आगे बढ़ेगी? जहां तक शिक्षा के बजट की बात की जाए, चाहे केंद्र का बजट हो या स्टेट का बजट हो, हर बार आपने जो शिक्षा का बजट है वो कम किया है। ये आंकड़े सार्वजनिक हैं, मैं कोई खुफिया जानकारी नहीं दे रहा। मेजर आशीष, आप बात को घुमा देते हैं बहुत जल्दी। सवाल तो ये ना कि भाई अगर फंड मिल रहा है मदरसों के लिए तो उसका तो बेहतर यूटिलाइज होना चाहिए ना उसको। वो फंड कहीं और यूज हो रहा है। वो कह रहे हैं ना, दीनी तालीम अगर चाहिए तो भाई घर बैठे कोई भी माँ बाप दे देंगे, कोई भी दे देगा ना। प्रधानमंत्री के तो वो खुद ये चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। कोर्ट को ये आदेश भी देना चाहिए था इस सरकार को कि जब जो स्कूल चल रहे हैं उसमें शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे जाएंगे कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ? जज साहब ने ये तो देखा ही नहीं। उन्होंने तो अभी आदेश तो दे दिया है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा उन जज साहब से कि आप स्कूलों की हालत देखिए, इनसे सरकार से जवाब मांगिए कि ये जो बच्चों की आप बात कर रहे हैं और भी बच्चे हैं पढ़ने जाएंगे। ठीक है, जवाब दे रहे मोहसिन जी। मेजर साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि आप हमारे देश की सेवा में रहे हैं और ऐसी जगह से आए हैं कि मैं आपका सम्मान करूंगा और आपसे अदब से कहूंगा कि जितनी बातें आप उठा रहे हैं, मैंने आपको अभी अर्ज की बात अभी आपको अच्छे से समझाया कि हमने बाकायदा पूरे टीचर्स का पेमेंट किया है। तो इसका मतलब है कि वहां की प्रबंधन कमेटियां जो पेमेंट लिया करती थी, उन्होंने सारा फ्रॉड किया है, मुस्लिम समाज के बच्चों के साथ उनकी जिंदगियों से खेला है इन लोगों ने। उन पर सवाल उठाइए जो आपके 4 बार के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के मुखिया 4 बार मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के। उस दौरान आपने जिनको अनुदानित किया था, हमारी सरकार ने कोई मदरसे नए अनुदानित नहीं किए। ये वही मदरसे हैं जिनको हम पैसा दे रहे थे। तो ये टीचर्स जो 9,000 थे, इनको जो पैसा जा रहा था, ये कौन खा रहा था पैसा? ये बच्चों के जिंदगी से कौन खेल रहा था? अल्पसंख्यक में खासकर मुस्लिम समाज के बच्चों की जिंदगियों से किसने खेला है? ठीक है, आप दोनों के पास वापस लौटूंगी मैं। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण भी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी समझना चाहूंगी कि मदरसों की आड़ में जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि उनका पूरा भविष्य टिका होता है, हाईकोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? धर्म की राजनीति कब तक? जी बिल्कुल, पहले तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके जी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलता हूं। देखिए, ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, यूपी बोर्ड मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को जो उन्होंने रिजेक्ट किया, रद्द किया है, ये बहुत ही आवश्यक है। मेरा तो यही कहना है कि धर्म की आड़ में संप्रदायवाद फैलाना, आतंकवाद फैलाना, जिहाद फैलाना, ये बिल्कुल गलत है। जो मुस्लिम बच्चे हैं वो भी एक इंसान है, उनको मुख्य धारा से जैसे हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, वैसे मुस्लिमों के बच्चों को भी जो एक शिक्षा व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष की, उसके साथ जुड़ करके उनको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और देश की जो उन्नति है उसमें भाग लेना चाहिए। और जिहाद की शिक्षा देना मदरसों के माध्यम से, या आतंकवाद की शिक्षा देना, या जहर घोलना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है महाराज जी, वापस आएंगे आपके पास। तमाम खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।
बता दिया। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की आगे की शिक्षा के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। सरकारी मद से भुगतान किया जा सकता है कि नहीं, इस संबंध में कई याचिकाएं हुई लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में। तो वहाँ पे कई विषयों पे चल रहा था अनंत, तो सबको एक साथ इकट्ठा करके हमने एक याचिका की कि ये जो एक्ट बना हुआ है मदरसा एक्ट 2004, ये सेक्युलरिज्म के अपोजिट है। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 21 और 21A का वायलेशन हो रहा है। इससे पहले एक सर्वे में सामने आया था कि यूपी के मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहीं 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलाए जा रहे हैं। एसआईटी ने जांच के बाद सूबे के 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की थी। इन मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग मिल रही थी। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाला अनुदान बंद हो जाएगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश सामने आया है, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रहे हैं मदरसे, ये बड़ी बात हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आती हूँ क्योंकि आपका फ्रेम जो है फ्रीज हो गया था उस टाइम पर। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। जी जी, देखिए, ये मदरसों के माध्यम से किसी संप्रदाय विशेष को बढ़ावा देना ये लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है। जो मुख्य धारा है सरकार की, उसमें सम्मिलित होकर के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और टैक्स तो पूरा देश देता है, और किसी एक विशेष संप्रदाय को सरकार का पैसा अगर अनुदान के रूप में दिया जाए, और वो भी जहां ऐसी शिक्षा जहां देश विरोधी शिक्षा दी जाती है, राष्ट्र विरोधी शिक्षा दी जाती है, लोगों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर नए नए जो उसमें जाते हैं विद्यार्थी, उनके अंदर जहर घोलने का काम किया जाता है, ये कार्य बिल्कुल अनुचित है और ये लोकतंत्र विरोधी है। पंथ निरपेक्ष जब हमारा देश है तो किसी एक पंथ संप्रदाय को अनुदान देकर के बढ़ावा देना और विशेष धर्म की शिक्षा देना ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और हाई कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। जब धर्म निरपेक्ष हमारा देश है तो फिर इसका उल्लंघन क्यों आ रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये किसके इशारे पर? देखिए मैडम, ऐसा है कि किसी मुल्क की हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। अब आप देखिए, जो बात आई है, अभी आपने फरमाया हमारे धर्मगुरु जी ने कि ये जो मामले हो रहे हैं, अगर आप गहराई से जाइए तो मदरसों की जो बातें हो रही हैं, आप बताइए किस में जा रहे हैं। आप सभी के पास इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली से बड़ी खबर है। ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल गई है। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की टीम अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। रिमांड की मांग की गई थी, 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला पहले सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। अब हर एक पहलू पर उनसे जांच पड़ताल की जाएगी, सवाल जवाब होंगे। अरविंद केजरीवाल जो कि इस पूरे मामले से खुद को लगातार दूर बता रहे हैं, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, चुनाव की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड अब मिल गई है। 28 मार्च तक अब ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इसी मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गए हैं। आज जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिला। कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद फैसला सामने आ चुका है। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल, जहां इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी उनसे हासिल की जाएगी। तमाम सवाल जवाब होंगे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट ईडी की टीम की तरफ से तैयार कर ली गई है, जिसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल को सवालों का सामना करना होगा। तो अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अब अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रही है कि चाहे आम हो या खास, लेकिन अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर एक्शन जरूर होगा। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से इस तरीके की आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल गई है, उनसे पूछताछ की जाएगी। हर एक तथ्य, हर एक सबूत जुटाए जाएंगे कि कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया और जो दलीलें ईडी की तरफ से दी जा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उस पर सवालों का सामना करना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। और अब आइए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। शोएब सिद्दीकी, माफी के साथ मैंने आपको बीच में टोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। शोएब सिद्दीकी। जी, मैं कह रहा हूं मैडम, पहले मैंने बात कही थी कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। चूंकि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है तो सर आंखों पर है। लेकिन देखिए, मंदरेआम पे बात ये आ रही है, जैसे अभी धर्मगुरु जी ने हमारे एक बात बताई कि मदरसों में इस तरह की बातें चलाई जाती हैं। देखिए, कोई भी मजहब हो, वो अपने कोई भी धर्म हो, वो अपनी बात रखता है। अगर कोई भी, आप देखिए, अब इन्होंने जैसे बात कही कि मदरसों में सिर्फ आतंकवादी वाली बात होती है। आप बताइए क्या मदरसों में जांचें नहीं हो रही हैं? कुरान हो, गीता हो या बाइबिल हो, आप बताइए किसी किताब में कुछ ऐसा लिखा है तो कि मुल्क के लिए किसी ने गलत किया जाए? आप मुझे ये बताइए कि जो मदरसे में छात्र पढ़ते हैं, क्या उनको हक नहीं है क्या और शिक्षा ग्रहण करने का? सिर्फ उनको मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, दीनी तालीम, बस यही मिले? क्यों वो समाज से अलग रहे? जब सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं तो उन्हें भी तो वही तालीम मिलनी चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल ना करें। और आप देखिए, मदरसों में अब साइंस, इंग्लिश, मैथ सब पढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री ने अभी 1 साल पहले ही बात कही थी और मानक बनाए थे। और कई मदरसों में आप देखिए, हिंदुस्तान के 2 बड़े मदरसे हैं, नदवा है और देवबंद है। उन्होंने सरकार के मानक को माना था और आज वो काम कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक पर देखिए 3 महीने के अंतर थे, उसको मुस्लिमों ने माना। लेकिन अगर आप एक टारगेट में मदरसों बनाएंगे तो जो मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपने कैरियर को लिए हुए हैं, मुख्यमंत्री ने एक अच्छी पहल की थी, जिसको देखिए हर समुदाय में, हर पार्टी में चंद लोग होते हैं जो रोटियां सेकते हैं मंदिर-आम पे आने के लिए। इसलिए हमें बचना पड़ेगा। आप देखिए, जिस तरह बातें करी, आप देखिए किस किताब में लिखा है, या कि राम ने कहा हो या हमारे नबी ने कहा हो कि किसी को तकलीफ पहुंचाइए। देखिए, ये मुल्क जो है गंगा जमुनी की मिसाल है। इसलिए जो काम हो रहा मानक से हो और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। कई फैसले ऐसे लिए गए जिसका हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष को टारगेट क्यों? जी, मैं मुकम्मल भी कर लूं कहीं तो बात। जी, कंप्लीट कर लीजिए आप एक बार। शोएब जी, कंप्लीट कर लीजिए। जी, देखिए जैसे कि कुछ फैसले सामने आए, उसको मैंने माना भी। ऐसा नहीं कि नहीं माना। आप तलाक में देखिए बहुत कमी आ गई है और लोग तलाक वगैरह जो है बहुत दूर रख रहे हैं, डर के मारे नहीं दे रहे हैं। लेकिन मदरसा की जहां तक बात आई है, जो मानक से बात चली थी कि बच्चे कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे उठ रहे बैठ रहे हैं, तो बड़े बड़े मदरसों ने माना। और जाहिर सी बात है, हमारे वहाँ मदरसों में कुछ मदरसों की भी कमियां हैं, जो वो मौका देते हैं सामने वाले को। आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। और जो पैसे की जहां तक बात आ रही है, देखिए हम लोग चंदा देते हैं। हमारे वहाँ क्या होता है, फितरा ज़कात निकाली जाती है, उसमें से भी कुछ मदरसे चलते हैं। लेकिन मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि आप नजर रखें कि अगर बाहर से कोई पैसा आता है तो वो पैसा गलत है। और हमारे मदरसों को भी चाहिए कि अगर शुएब सिद्दीकी अगर आपको 10 रुपए भी चंदा दे रहे हैं तो उसकी रसीद आप गवर्नमेंट तक पहुंचाइए कि ये शुएब सिद्दीकी ने पैसे दिए हैं। तो कुछ कमियां हमारी भी हैं, लेकिन मैं फिर कहता चलूंगा। जी, ठीक है, जवाब दे रहे हो। आ रही हूं महाराज जी, आ रही हूं आपके पास। शुएब साहब एक शरीफ आदमी है
और उनसे बात करके उनकी बातों को सुन के मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो उसकी गहराई में नहीं जाना चाह रहे हैं। वो अभी उसी औरा में है जो मदरसे वाला है। हमारा कहना है इन मासूम बच्चों को सामाजिक शिक्षा दे दीजिए, दीनी शिक्षा वो ले लेंगे बड़े होकर घर में। हमारे बच्चे जब छोटे थे तो उनको मैंने प्राइमरी स्कूल से भेजना, बेसिक से लेकर प्राइमरी बेसिक सारी एजुकेशन मैंने उनको दी। पहले उनको धार्मिक हमने नहीं बनाया, फिर उनको ये बता दिया कि हम भाई मुस्लिम समाज से आते हैं, ये मौलवी साहब आते हैं, इनसे पढ़ लिया कीजिए, अल्लाह एक है, मोहम्मद आपके अल्लाह के रसूल हैं, उनका कलमा पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, रोजा रखा जाता है, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से सुलूक किया जाता है, एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रखा जाता है। हमारा मजहब ये कहता है मोहब्बत और भाईचारा बनाकर रखो। ये बता दिया हमने बच्चों को। ये जब हम बचपन में इनको खाली धर्म बता देंगे, मजहब बता देंगे, एक ही मजहब बताएंगे, तो वो दूसरे मजहब के लोगों से दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी होती है एक समाज के साथ सामाजिक शिक्षा देना उनको। ये मदरसों की वजह से प्रॉब्लम ये जो बनी है, ये मदरसे आप और इस्लामिक मुल्क उठाकर देखिए ना, वहां कौन से मदरसों में बच्चे पढ़ के पायलट और डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। वहां तो अच्छे मॉडर्न स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे ना। सऊदी अरब जाइए, दुबई जाइए, देखिए कहां मदरसे खुले हुए हैं भाई। वहां तो बाकायदा यहाँ के लोग जाकर कॉलेजेस और स्कूल खोल रहे हैं, इंडिया के लोग जाकर खोल रहे हैं, बुलाया जा रहा है उनको। तो फिर समझिए ना इसको। ठीक है, जवाब दे दीजिए शोएब जी। देखिए, मोहसिन साहब हमारे बड़े भाई हैं। जी जी, मोहसिन साहब हमारे बड़े भाई हैं और हमारे हमसाया भी हैं। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और मैं इनका फैन भी रहा एक ज़माने में। लेकिन सर देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही कि कुरान हो या गीता हो या कोई मजहब की किताब हो, वापस आएंगे, चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली से ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल गई है। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। 10 दिनों की रिमांड मांगी थी ईडी ने, 7 दिनों की रिमांड मिल गई है। ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिली है, 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। 28 मार्च तक अब ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं। 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान है जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है, नहीं, अरे यार, तो मेरी जिम्मेदारी है। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे गए अरविंद केजरीवाल और 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। अरे मैम, आप हट जाइए ना, आप प्लीज हट जाइए, आप पीछे जाओ मैम। केजरीवाल जी कुछ कहेंगे? 6 दिन की रिमांड, अरविंद सरकार कैसे चलेगी? अरविंद तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं दिया। 28 मार्च तक अब ईडी रिमांड पर उन्हें भेजा गया है जहां उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस का कड़ा पहरा और इस बीच अरविंद केजरीवाल यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया ने भी तमाम तरीके के उनसे सवाल पूछे कि सरकार कैसे चलेगी, किस तरीके का उनका इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में। हर सवाल से बचते हुए वो नजर आए हैं। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। आप हट जाइए ना, आप प्लीज हट जाइए, आप पीछे जाओ मैम। केजरीवाल जी कुछ कहेंगे? तमाम तरीके की दलीलें दी गई थी, तमाम दावे किए गए थे और अब इसी के आधार पर कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी? सर, केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? मोहसिन रजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहसिन जी, ये अरविंद केजरीवाल जी का जो पूरा मामला चल रहा है, अब ईडी की जो रिमांड है वो भी मिल गई है। 28 मार्च तक के लिए ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं।
देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आप पब्लिक में आते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन जब बातें सामने निकल कर आती हैं, जांच एजेंसियां लाती हैं, तो वो कुछ आती हैं। तो अब आप ये बताइए कि कैसे ये माना जाए कि गरीबों के पैसे को लूट कर अपनी जेबें भरी जा रही हैं और गरीबों को खाली झूठे वादे किए जा रहे हैं, हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, लेकिन हम शराब भी बेचेंगे। ये तो वही और सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, दोष सिद्धि नहीं हुआ, तो सीएम के पद पर वो रह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या जेल में रहते वो सीएम पद। भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। जो ईडी का सारा केस है वो कैसे बना है? ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर, धमकाकर उनसे लिए गए हैं और उनके कृत्यों के माध्यम से मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत
पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर। हत्या हो रही है जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को, विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है जब विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि पूरा देश आपकी ये तानाशाही देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा देश आपको इस तानाशाही का जवाब देगा, क्योंकि ये भगत सिंह का देश है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का देश है और इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के हर प्रयास को इस देश के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। थैंक यू। कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ यह दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में ये कबूल किया कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। यह कहा गया है कि सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने यह कबूल किया है कि मनीष सिसोदिया ने उनको इन सबकी उपस्थिति में कहा कि जो दस्तावेज थमाया जा रहा है वही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनेगी। उस दस्तावेज में कैसे शराब की कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो इसी के साथ ही यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
स्टेटमेंट दिया, विजय नायर जिनको अरविंद केजरीवाल अपना